तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई अरन हमारा और आपका एक प्यारा और खूबसूरत सा चैनल स्टडी फॉर एम। तो फाइनली दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास की, तो उसमें सोशल क्लास की थी, और जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइंस, हिंदी, मैथ्स और सोशल की क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी सोशल की क्लासेस और मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन साइंस की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस रुक गई थी, थोड़े बहुत ऐसे प्रॉब्लम थे। तो फाइनली दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे साइंस को कैसे पढ़ेंगे, साइंस में क्या कैसे सिलेबस है, या थोड़ा बहुत ऐसे ही बात करेंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो हम हर चैप्टर के जितने भी साइंस है, हर एक चैप्टर को 5 लेक्चर में अर्थात 5 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर वो बड़े से बड़ा या छोटा से छोटा चैप्टर हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना एग्जाम के व्यू से है, अधिकतर हम एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा ही पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ेंगे कि दूसरे बुक से, या सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेगा इस जो बैच है हमारा, और बाकी जो भी एग्जाम लेवल है हम वो सब पूरे क्लियर करेंगे। और क्योंकि अभी टाइम भी कम बचा है, तो आपको 23 या 20 जनवरी तक हमने बोला था सिलेबस कंप्लीट करने आने के लिए आपको, तो ऐसा ज़रूर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस। तो दोस्तों, अभी हमने बात किया साइंस, अभी हम बात करने वाले साइंस। अगर हम साइंस की बात करें दोस्तों, तो व्हाट इज अ साइंस। अगर सबसे पहले तो बात आता है ना कि साइंस क्या है, तो इसके कोई आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या है कि तारों का चमकना। हाँ, जो हमारे आसपास में ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे आसमान में तारों का चमकना, ये सूर्य का प्रकाश का प्रकलन, और ये भी जितने भी हैं, कुर्सियाँ बनी हैं, चेयर बने हैं, ये मार्कर बने हैं, तो इसमें भी कार्बन का यूज हुआ है। ये किस तरह से बना हुआ है, इसके क्या गुण है, ये सभी सारी चीज़ें को जानना है, इन्हीं सब का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। आप जिस मोबाइल से देख रहे हो, इसमें भी विज्ञान की टेक्निक। हम जिससे बना रहे वीडियो, ये भी विज्ञान की है। तो इन सभी का अध्ययन करना है, इन सभी हम कैसे पहुंचे, सारी की सारी बातें ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी की है। तो ठीक है, आइए हम आज अपने विज्ञान फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, और आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो अगर अभी हम जब 9 में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 9 में हम स्टार्ट करते हैं मैटर से, अर्थात पदार्थ से। बट आपको यहाँ पता है, आप यहाँ से पदार्थ से नहीं स्टार्ट करके आपको मैटर से, आपको यहाँ पे परिवर्तन से पढ़ना होता है। अभी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण हम सभी पढ़ेंगे कि आप बोलेंगे जो चैप्टर का नाम है, पहले आप उसे समझाइए। जैसे हमने आपको सोशल में बताया कि उस चैप्टर से आपको बहुत कुछ समझ में आता है, चैप्टर के नाम से, अगर इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं चैप्टर से। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं परिवर्तन से। ठीक है, कुछ टीचर होते हैं आपको कहीं और से स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अपक्रिया से स्टार्ट करेंगे, समीकरण से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है जहां से स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है। पर हम यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि परिवर्तन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, अभी परिवर्तन क्या होता है, आप परिवर्तन का मतलब जानते हैं कि एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना। ठीक है, ये तो होता है परिवर्तन। अगर कोई एक चीज है, हम उसे दूसरे में बदल दें, तो परिवर्तन हो गया। एक कागज है, उसे मोड़ दिया जाए तो कागज के रूप में परिवर्तन हो गया कि नहीं। कागज में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कागज के रूप में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है परिवर्तन में कि उसकी स्थिति बदल दे, उसके आकार में। एक कागज है, उसे जला दिया जाए तो वो राख हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हुआ, ये वो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है, ये क्या है, अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना, अपनी अवस्था से कन्वर्ट होकर दूसरी अवस्था में। ओके दोस्तों, ये क्या होता है, ये हमारा परिवर्तन। तो आपको परिवर्तन शब्द का बहुत अच्छे से नॉलेज है, पता है, आप ये बात को अच्छे से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हो सकता है कि आप सब ये हमारी एक रिक्वेस्ट करें कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, अपना जो सिलेबस पर डिजाइन करो उसे लेके एक सिलेबस अपना हैंड राइटिंग जरूर लिखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम के टाइम। और बेशक दोस्तों, हम इस पर आपको पूरा सिलेबस नहीं लिख सकते, लेकिन हम आपको बोलेंगे पूरा जरूर, और आप उससे अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अपना सिलेबस जरूर तैयार करिएगा, सिलेबस जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्या होता है अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन। अब परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इससे चले तो अभी हम आप 10th में पढ़ेंगे परिवर्तन 2 प्रकार का। एक तो पढ़ेंगे आप भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बैच है। तो बेसिकली दोस्तों ये वीडियो जो है ये हमारा जो सिलेबस है, या फिर जो ये चैनल है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो भौतिक परिवर्तन, जबकि एक जो सेकंड होता है उसे आप रासायनिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते ही हैं, और रासायनिक अपक्रिया भी यही होता है, रासायनिक परिवर्तन।
ओके दोस्तों, अभी परिवर्तन में क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब क्या है भौतिक परिवर्तन, क्या है रासायनिक परिवर्तन, हम वो जानते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपको 1 मिनट एक कागज ले लेते हैं, तो शायद उससे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो दोस्तों ये है छोटा सा कागज, देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपनी कॉपी का पेज फाड़ा है। तो अभी क्या होता है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में होता है कि भौतिक उसकी दशा, मतलब क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन, आप ये समझिए कि ये कागज है, ये कागज है ना, अभी इसे फाड़ दिया जाए इस तरह से, तो आपको अगर मैं ये दिखाऊं तो आप क्या बोलेंगे, भाई कागज है, ये दिखाऊं क्या है, कागज है। ठीक है तो कागज है ना। तो मतलब क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। अब ये कागज ऐसे था, फाड़ दिया जाए, ये 2 हो गए, 3 हो गए, लेकिन उनका जो गुण होता है, ठीक है, जो गुण होता है आप समझने का प्रयास करिएगा, ये कागज का जो गुण है ना, ये नहीं बदलेगा। जो उनका गुण होता है, आप इस पे भी पहले भी लिख सकते थे, अब भी लिख सकते हैं, तो इसका जो गुण है वो नहीं बदलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उसकी आकार बदल सकती है, उसकी स्थिति बदल सकती है, लेकिन उसके गुण नहीं बदलते हैं। तो आप भौतिक परिवर्तन के डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, भौतिक परिवर्तन डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि अभी हम क्या लिख रहे हैं कि अवस्थाएं, तो इसके आकार, अवस्थाएं जो स्थिति है, आकार हो गया, ये बदल सकता है, इसकी स्थिति भी बदल सकती है, बट इसका जो गुण होता है ना, ये गुण नहीं बदलेगा। ठीक है, ये नहीं बदलता है। तो आप लिखिए भौतिक परिवर्तन के डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, अगर आपको लिखना है तो, कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, या भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तुओं का आकार, स्थिति बदल जाती है, लेकिन उनके गुण नहीं चेंज होते हुए। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उसके गुण नहीं बदलते हैं, जो गुण इस कागज के पहले थे वही उसके बाद में होंगे। अभी रासायनिक परिवर्तन में हम आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन दोस्तों ये है कि क्या है कि इसका मतलब इसमें इसके गुण बदल जाते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके भाई साहब जो गुण होते हैं ना, वो बदल जाते हैं। अभी रासायनिक परिवर्तन क्या है, अभी हमने ये कागज लिया था दोस्तों, ये कागज था ना, अब इस कागज को जब हमने फाड़ा तो हमने आपको भौतिक परिवर्तन समझा। अभी इसमें हम जला दें, इसको क्या करें, इसको जला दें, ये क्या हो जाएगा, ये राख हो जाएगा। आप सपोज करिए कि मैग्नीशियम है नहीं, इट इज मतलब नॉट मैग्नीशियम पेपर, ये मैग्नीशियम का पेपर नहीं है, तो आप बस सपोज करिए मैग्नीशियम का पेपर है, अगर इसको जला दिया जाए तो आपको पता है कागज जलने पर क्या होता है, राख होता है। ठीक है, मैग्नीशियम और जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा, MgO बनेगा। अभी ये क्या था, ये मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन था, ये भी क्या बन रहा है, ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, डाइऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या हुआ, ये राख जब हो जाएगा तो ये इसके अभी गुण बदल जाएगा। अभी ये कागज था, बट अभी आप इसको राख बोलोगे। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा उसका। ये मैग्नीशियम पेपर का क्या होता है, ये चूर्ण हो जाता है, ये आपको श्वेत कलर का या व्हाइट कलर का बोल सकते हैं, मुझे ऐसा दिखेगा। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उसके गुण चेंज हो जाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश की, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उसके गुण क्या होते हैं, उसके गुण चेंज हो जाते हैं। दोस्तों क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, उसमें उसको गुण बदल जाते हैं, उसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसमें क्या था ना, इसमें जैसे भौतिक परिवर्तन में आप देखेंगे जो पुराना पदार्थ ना, तो उसको अब मतलब वही सेम पदार्थ बचता है। जैसे आप लकड़ी लिए हैं, बात समझिएगा, लकड़ी को काट दीजिए तो लकड़ी ही रहेगा, तो कोई नया पदार्थ भौतिक परिवर्तन में अगर पूछे कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कभी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो कोई न्यू मैटर या कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो जो रहता है वही रहेगा। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें एक नया चीज बन जाता है। देखिए मैग्नीशियम था, ऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, बट बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कागज था, कागज को जलाया, क्या बना, नया पदार्थ। ठीक है, राख बना तो नया बना। तो इसमें क्या होता है, इसमें उसको गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बन सकते हैं, उसके गुण चेंज हो जाते हैं। तो आई होप आपको रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे समझ में होगा। इसके लास्ट डेफिनेशन आप सुनने तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, और जो उसके जो नए पदार्थ बनते हैं और पुराने पदार्थ से उनका गुण भिन्न होता है, या जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उससे उसका गुण भिन्न होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो विशेषताएं होती है वो भिन्न होती है। तो आप आई होप कि आपको ये परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन वही चीज होती है, लकड़ी है, तोड़ दिया जाए लकड़ी है, लेकिन लकड़ी को जला दिया जाए तो वो लकड़ी नहीं, मतलब वो राख हो जाएगी ना, भी नहीं आप बोलेंगे कम जली आधा, जो आप कागज से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं।
इसमें अभी हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होता है आता है, ये 1 नंबर में आता है, 2 नंबर के मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ऐसे ऐसे चीजें आती हैं और पूछता है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। आप इस एग्जाम में देख सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे कि पहचानने के लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कब होता है कब नहीं, मतलब इसके लिए कुछ है। आप इस देखिएगा कि दोस्तों जब कभी दे संघनन, आपने 9 के अगर केमिस्ट्री की बुक देखेंगे तो आप वहां पे पाएंगे, आपने पढ़ा होगा संघनन क्या होता है। संघनन आपको पता होगा, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं, आपने पढ़ रखा है 9 में, और नहीं पढ़ा है तो गलती आपकी है, पढ़िए आप बुक से। आप हमेशा वीडियो पे किसी पे दूसरे पे मत डिपेंड होगी, आपके पास बुक है, आप खुद पढ़ ले कुछ नहीं। और हम यही बोलेंगे आप वीडियो जरूर देखिए, लेकिन बुक को जरूर रीड करिएगा, अपने बुक को पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। संघनन और वाष्पीकरण, ये ऐसे जो संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, ये जो दोस्तों होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हमारे बेसिकली जब ऐसे आए हैं ये तीनों, तो आप हमेशा इनमें क्या होता है, इनमें भौतिक परिवर्तन, इनमें रासायनिक परिवर्तन कभी नहीं होता है। इनमें क्या होता है, इनमें भौतिक परिवर्तन होता है, इनमें भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब भी संघनन आए, वाष्पीकरण आए, ऊर्ध्वपातन आए, तो क्या है ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अभी अब जब कभी भी आपको क्या आए दोस्तों, जब भी आपको कभी आए जलना, सड़ना, जैसे केले का सड़ना, हाँ ठीक है, कागज का जलना और पकना, बोलते ना कोई चीज केला पक गया है, या ऐसा कुछ भी जो चीज पक गया है, ठीक है। दही का दूध का दही में परिवर्तन होना, वो तो दूध का दही का परिवर्तन है, रासायनिक का दूध से जब दही बनता है तो ये क्या होता है, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया रासायनिक परिवर्तन का। मतलब ऐसे जब आए, जब कहीं पे जलना आ जाए, सड़ना आ जाए, पकना आ जाए, ऐसे चीजें जितने भी आ जाए, क्या आ जाए, जलना आ जाए, सड़ना आ जाए, पकना आ जाए और दहन आ जाए, किसी चीज का दहन हो रहा है, तो ऐसे जहां पे आएंगे क्या दोस्तों, जलना, सड़ना, पकना, दहन आ जाए, आप हमारे आवाज को अच्छे से सुनिएगा, ये क्या होता है, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। आप समझ पा रहे होंगे ये क्या होगा दोस्तों, ये हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। जहां पे ऐसी बातें आ जाए, जलना, पकना, दहना, दहन, ये सारी चीजें क्या होती है, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जबकि ये वाली जो चीजें होती है ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। चलिए हम इसको इरेज करके अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे हमारे पहचान है। आपको ये अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी हम तो कराएंगे, तो आपको इसमें कोई संदेह मतलब संदेह वाली बात नहीं है, तो ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों आपके बुक में दिया होगा कि मतलब ये पहचान की रासायनिक अवस्था के जब परिवर्तन होता है तो उनमें क्या क्या हो सकता है। जब आप मतलब पहचान, आइडेंटिटी, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उनमें ऐसे क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं या फिर क्या होता है। तो आपके बुक में दिया होगा क्या कि रंग का बदलना, रंग में परिवर्तन, ठीक है, और गैस का निकलना, टेम्परेचर का बढ़ना अर्थात उनमें गर्म होना, ठीक है, ठीक, आप बोल सकते हैं टेम्परेचर का बढ़ना, ये टेम्परेचर का बढ़ना है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, मतलब उसको गर्म हो जाना, और रंग का बदलना, गैस का निकलना, ऐसे जो सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये आपको पहचान है। क्या किसकी पहचान है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। आप बुक खोल के रखिए, बुक के साथ पढ़ते रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अभी अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके, और जो अगला टॉपिक है वहां पे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि हम लोगों ने पहचान देख लिया, अभी एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आपके घर में लोहा होगा, कभी लोहे में देखें कि जंग लग जाता है, देखें तो लोहे में जंग लगना, क्या दोस्तों, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसलिए लोहे को आप लोग प्राइमर करते हो या पेंट करते हो जिससे जंग कम लगे। तो वो जंग लगने के कुछ कारण होते हैं, हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है, क्यों जंग लगता है। और दूध से दही का बनना, दूध से दही में परिवर्तन होना, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना, हमारे ही बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भोजन का पचना है ना दोस्तों, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन ही होता है, ओके। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसके लिए
कोई परेशान होने वाले, आप अपने से सोच सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही घूम रहे हैं, ठीक है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल हो गए। अभी दोस्तों अगर क्या है, लोहे में जंग लगना, तो क्या लोहे में जंग क्यों लगता है आप समझते हैं? जब वायु अर्थात ऑक्सीजन या चलिए वायु हम लिखते हैं और प्लस पानी दोनों साथ में मिलेंगे ना, ये कंडीशन होती है। जब वायु और पानी साथ में मिलेंगे दोस्तों, तभी क्या लगेगा, तभी आपको जंग लगेगा, नहीं तो आपको जंग नहीं लगने वाला है लोहे में। अगर जहां पे लोहा होता है उसमें पानी पड़ता है, शीत पड़ता है, अब कहेंगे आप कैसे वहां पे पानी, जो आपकी वायु होती है ना, वायु में भी पानी के कण होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। तो ऐसे क्या होते हैं, लोहे में वायु के पानी के कण, और जैसे वैसे भी आपके घर में बोलते हैं शीत होती है, ऐसे पानी वाटर लग जाता है, और वायु तो पता है वायु आपको हर जगह है। तो अगर आप कहेंगे, अगर आप ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें हम लोहे को पानी में डालें और वायु को रोक दें और क्या हो, जंग ना लगे, ठीक है। तो आप एक डिब्बा ले सकते हैं, उसमें क्या करिए, उसमें एक पानी लीजिए और पूरे वायु को खाली कर दीजिएगा। अब कहेंगे वायु को खाली किया, वायु को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उसमें वायु ना हो, ठीक है, कांच का लिए कुछ भी, उसमें वाटर हो, और वाटर हो उसमें आप कील को डालिए, कुछ भी डालिए, ऊपर से डाल दीजिए क्या, तेल। पता है तेल क्या होता है, तेल किसी तरह से, ये तेल और वाटर मिक्स नहीं होते, वाटर के ऊपर जाके तेल एक लेयर बनाएगा और उससे वायु अंदर नहीं जाएगी, और डिब्बे को बंद कर दीजिए और देखिए उसमें जंग नहीं लगेगा। जब तक पानी और वायु जब तक वायु और पानी साथ में नहीं आएंगे ना, तब तक कभी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है आइए इसे इरेज करते हैं। चलिए अभी आगे आपको हमें यहाँ क्या पढ़ना है, अभी अब हम पहुंचते हैं रासायनिक समीकरण पे। तो ये दोस्तों मतलब इसमें टाइम बहुत कम होगा, तो इसके लिए ये क्लासेस थोड़ी जल्दी। अभी क्या होता है दोस्तों, मैं अकेला रहता हूँ और कोई रहता भी नहीं है, तो सब कुछ अकेला करना होता है, और साथ ही साथ हमने और सब्जेक्ट के भी वीडियो बनाने होते हैं, तो इसलिए हम इसे जल्दी में ही चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दो मतलब जो बुक में है वो छोड़ के चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलेगा पूरा, अब बेशक रहिए उसके लिए। अभी रासायनिक समीकरण आपका अगला जो टॉपिक होता है बुक में है क्या, रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम रासायनिक समीकरण पे ही चलते हैं। अब साथ दोस्तों स्याही जाने वाले, तो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप आवाज तो सुन ही सकते हैं और आपको इतना तो दिखाई ही दे रहा होगा। चलिए हम इससे लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। अभी क्या है रासायनिक समीकरण, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2, हाँ इक्वल बैलेंस है ये। चलिए इधर अभी बैलेंस करना भी हम लोग सीखेंगे। ये C प्लस O2 इक्वल CO2 क्या है, ये सारे रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अभी हम रासायनिक समीकरण चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात किया था, ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को, ये हमने एक Mg प्लस O2 का एग्जाम्पल लिया था, इधर MgO, ठीक है, ये इसका उत्पाद बने था। तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले दोस्तों आपको हम एक दो टर्म बताना चाहेंगे। एक अभिकारक, एक उत्पाद। क्या अभिकारक और उत्पाद, आप इसलिए कॉपी में भी लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन। अभिकारक और उत्पाद क्या है, अभिकारक और उत्पाद दोस्तों? तो रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं। भाग लेने वाले कौन, अर्थात ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं दोस्तों, तो इससे H2O बनता है। तो अर्थात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक कहते हैं। भाग कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ये अभिकारक है। C प्लस O2 अर्थात यहाँ कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। ये जो भाग लेते हैं ये अभिकारक होते हैं, और जो बनते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं रासायनिक प्रक्रिया में, जिस तत्व का निर्माण होता है, जिस तत्व का प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, वो होता है उत्पाद होता है। तो यहाँ पे जो हमारे H2O है, ये H2O ये उत्पाद है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को अभिकारक अर्थात जो पहले आते हैं ये अभिकारक, और जिनका निर्माण होता है वो उत्पाद। आपको इतना समझ में आया क्या होता है अभिकारक और उत्पाद, अर्थात ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक, ये अभिकारक, ये उत्पाद, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो जब हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का ये कराया रिएक्शन, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। जब ये बना दोस्तों, तो रासायनिक समीकरण में अगर डिफिनेशन में क्या होती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेत एवं
उनका सूत्र में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, वो ये रासायनिक समीकरण। तो इसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको हम इस तरह लिख देते कि मैग्नीशियम जब सुनिएगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये लिखना बहुत लंबा हो गया ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि हिंदी में हम लोगों ने मैग्नीशियम लिख सकते हैं हिंदी में, शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, और प्लस ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और इक्वल में मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। तो जैसे हमने वहां पे आपको बताया वो एक लाइन से अच्छा क्या था, ये था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये समीकरण। लेकिन जब हम बार बार ये लिखेंगे नहीं, ये भी ठीक नहीं, तो हम इनके प्रतीकों का यूज करते हैं। ठीक है, इनके जो प्रतीक होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, ये सब आपको 9 में ही याद होगा। आपको बेसिकली तो 30 तत्व को हमेशा याद रहना चाहिए, जो फर्स्ट से 30 तक है आप उसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का आपको वो पता है ये क्या होते हैं, ये मतलब ऑक्सीजन गैस होती है, ये तो सिंगल नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे O2। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल जो Mg बना, ये क्या है, हमारे रासायनिक समीकरण है। तो आप रासायनिक समीकरण के डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, लिखिए, देखिए मत लिखिए, अभी स्क्रीनशॉट लेने का आपके पास नहीं है, स्क्रीनशॉट आप एग्जांपल लिखते हैं, लेकिन हाँ सुनिए और लिखिए जरूर। क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, चाहे अभिकारक ये भाग लिया और जो उत्पाद बना उन दोनों को, तो भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेत एवं उनके सूत्रों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आई होप को रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अभी हम तो इसको थोड़ा बहुत इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब दोस्तों रासायनिक समीकरण आपको समझ में आया। अभी क्या होता है, आपको रासायनिक समीकरण लिखने के नियम आपको पढ़ाया, आपके बुक में पढ़ाया गया है। और तो बट रासायनिक समीकरण लिखने के दोस्तों जो नियम है, रासायनिक समीकरण ये लिखा है, तो इधर लिखने का नियम लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आपको दोबारा मतलब आप एक बार बुक पढ़िए, ये वीडियो देखिए, जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़नी। हम ये नहीं कहेंगे आप रिवाइज मत करिए, ये तो मैं क्या कोई भी टीचर बड़े से बड़ा नहीं कह सकता कि आप रिवाइज मत करिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना एनसीईआरटी आप कभी समझ नहीं सकते थे रिवाइज बहुत। लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि आप फर्स्ट बार देखेंगे और ये देखेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, और बाकी आपको तो रिवाइज करना है। बिना रिवाइज के तो कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अब दोस्तों आप रासायनिक समीकरण लिखने का नियम देखेंगे तो इतना ज्यादा मतलब इसमें आपको अब हम चले कि लिखाएं डॉट डॉट करें या फिर पॉइंट वाइज। अच्छा, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम एग्जाम में आएगा, आपको लगता है? कभी नहीं आएगा, ये सारी चीजें नहीं आती। हाँ एनसीईआरटी हो सकता है बाई चांस कभी आ जाए, लेकिन 99% चांस होता है कभी नहीं आएगा। और नियम क्या है सुन लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को किस तरफ, बाई तरफ लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को बाई तरफ लिखते हैं। अरे भाई आप तो भी जो भाग ले रहे हो उसको इधर ही लिखेंगे ना, आपको भी पता है। और कहता है कि सेकंड नियम पे आप डाल के लिख सकते हैं कि अगर इधर भाग लेने वाले तत्वों में दो तत्व हैं तो उनमें एक प्लस का यूज करके फिर दूसरा लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये भाग लेने तत्वों को क्या करते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं। अगर इसमें दो तत्व हैं तो प्लस करके उसको लिखते हैं। फिर उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद होने वाले तत्वों को एक तीर का उपयोग करके दाईं साइड लिखते हैं जिससे MgO। अगर अभी यहाँ पे दो बन जाता है, अगर यहाँ पे दो तत्वों का मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर दो उत्पादों का निर्माण हो जाता, टू प्रोडक्ट बनता, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह यूज करके लिखते। मान लीजिए यहाँ पे O2 है नहीं, ये है नहीं, हम आपको बस सपोज कर इसका MgO ही बनता। अगर यहाँ पे सपोज O2 बन जाता तो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है बनते हैं आपको पता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं प्लस का। तो ये नियम है, इसमें कोई पढ़ने की सारी चीजें आपको तो पता होती है ना, इसको लिखने की क्या कोई जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया, आपको समझने की ऐसा ना हो कि हमने इस टॉपिक को स्किप किया है, छोड़ा, आपको इसलिए बता दिया। अभी आप जैसे देखते हैं, आप ले लीजिए मीथेन CH4, ऑक्सीजन के साथ इसका कराइए अभिक्रिया। ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, यही सब तो निकलता है। तो यहाँ पे दो चीज जब बना, यहाँ उष्मा भी निकलेगी। तो जब यहाँ दो चीज बना तो मेरे भाई प्लस का यूज किया ना प्लस का यूज, यही तो है, बाकी और कुछ भी नियम पढ़ने के लिए नहीं है। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम भी यही है। अगर आपको ये सारी चीजें आप देख के आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है,
अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करिए, ये सारी चीज को लिख के आप आसानी से बता सकते हैं। अब आइए हम इसमें भी ये सीख के इसके आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम इसके आगे देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने उसको मतलब किस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, उसके क्या नियम है, उससे हमने देख लिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, हमारी पूरी तरह से आशा है आपके साथ। अभी अब क्या आगे है, आपको है कि दोस्तों आपको इससे बुक में टॉपिक दिया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। ठीक है, क्या दिया आपको, टॉपिक दिया है रासायनिक समीकरण लिखा है, तो इधर लगाइए संतुलित, टाइम बचेगा। रासायनिक समीकरण के महत्व इधर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या है उसे समझ लेंगे और फिर हम महत्व को समझेंगे। तो दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जितने भी परमाणु इधर हैं उतने भी बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको ऐसे तो समझ नहीं आने वाले, हमें भी पता है। ठीक है, आइए, Mg + O2 = Mgu। आप देखिए क्या ये बराबर है, इधर एक Mg है, इधर भी एक Mg है, लेकिन इधर ऑक्सीजन का कितने मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ कितने हैं, यहाँ तो एक ही है। तो ये रासायनिक मतलब ये संतुलित समीकरण नहीं है। ये क्या है, ये संतुलित समीकरण नहीं, ये क्या है, ये असंतुलित समीकरण है। ये आप पता कैसे करेंगे, आप पहले काउंट कर लीजिएगा, इधर मैग्नीशियम कितने परमाणु है, इधर कितने हैं, और अगर दोनों मतलब जो परमाणु है जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, अगर इधर 2-2 है, इधर भी 2-2 हो, इधर 3-3 है, इधर भी 3-3 हो, ये इक्वल है, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर कोई भी एक इक्वल नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उसे हमें संतुलित करना होगा। उसके बहुत सारे आपको तरीके हो जाते हैं करने के लिए, तो अभी हम उनकी बात करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, लेकिन आपको देखिए, आपसे अगर पूछे भाई संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब जो असंतुलित है उन्हें हम संतुलित क्यों करते हैं, आप हमें ये बताओ। तो इसके लिए आपको पता है, एक आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना होता है। कौन सा दोस्तों नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व है ना, इनका जितना द्रव्यमान है, ये अच्छा मतलब कि क्या होता है, जैसे हम रासायनिक समीकरण कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिया है, क्या कोई बाहर से कार्बन आ सकता है इसको प्रोड्यूस में, उत्पाद में? क्या हाइड्रोजन आ सकता है? नहीं आएगा भाई। इसमें जो रहते हैं ना, उन्हीं को तोड़ मोड़ के आपस में दूसरे से बंध बना के दूसरा एक प्रोड्यूस बना देते हैं, लेकिन उसमें कोई अन्य परमाणु नहीं आता, ये बात समझिएगा। यहाँ पे जितना, यहाँ पे अगर 10 ग्राम हो सक मैग्नीशियम, बात समझिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दोनों का मिला के, देखिए ऑक्सीजन का ये होता नहीं है 10 ग्राम, से ऑक्सीजन का आपको पता होगा 16 होता है, तो 16 को भाग भूल जाइए। लेकिन आपको यहाँ सपोज वाली बात है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 ग्राम ऑक्सीजन है, मेरे भाई ये सपोज वाली बात है, ये ऑक्सीजन का रियल नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या 10 होना चाहिए, समझ रहे हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन का 10 होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के द्रव्यमान का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना यहाँ 10 से 15 ग्राम हो सकता है और ना 10 से 5, यहाँ से 10 से 10 ही होगा। तो इस द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उससे क्या करते हैं, उसे संतुलित करते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। आपको कोई कंकाली समीकरण लोग बोलेंगे, देखने को मिलेगा हिंदी मीडियम में, कंकाली समीकरण। तो ये क्या है, ये जो है हमारा असंतुलित समीकरण है, इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, लिख लीजिए आप, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, उनके भाग लेने वाले तत्वों के द्रव्यमान को ना तो विनाश किया जा सकता है, ना उन्हें बढ़ाया जा सकता है, जितने वो हैं उतने ही रहेंगे। अभी अब ये जब यहाँ पे मान लीजिए 2 ऑक्सीजन मिलकर जब 10 ग्राम कर रहे थे, तो आप यहाँ पे 2 लगाइए, तो हो ये 10 ग्राम, ये भी सपोज वाली बात चल रही है, ठीक है, ये भी 10 ग्राम हो गया। अभी आप कहेंगे यार मैग्नीशियम यहाँ पे अगर सपोज करिए 1 था, 1 का अगर 7 था, तो यहाँ पे क्या हो यार, इसमें मैग्नीशियम का अगर देखिए रियल नहीं है, इट इज नॉट रियल, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कहेंगे यार यहाँ तो इसे तो 14 हो गया, ठीक है, तो भाई मेरे भाई वहां पे 14 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दे तो यहाँ भी 14 हो जाएगा ना। तो बस यही है क्या कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा हो जाएगा। हम इसीलिए इसे संतुलित करते हैं, किस लिए मेरे भाई, इसलिए कि आपको उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम को मतलब ये इसे
सिद्ध किया गया है, ये प्रूफ डेट है, जिसके पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर कोई असंतुलित है तो हम संतुलित करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ को संतुलित करके देखते हैं और नियम देखते हैं कैसे किया जाता है। तो इसे हम इरेज कर दें। चलिए अच्छा, हम इसके नीचे देख लेते हैं इरेज क्या करें। अभी जगह है हमारे पास। ओके, अभी दोस्तों आगे क्या होता है, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे मतलब रासायनिक समीकरण पढ़ ले तो संतुलित करने के नियम आपके बुक में जो दिया है दोस्तों, नियम एक नियम दिया होगा बहुत लंबा सा कह के कि पहले आप जितने भी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो पहले मैग्नीशियम को इधर लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन को लिख लीजिए ऐसे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन इधर इनके सामने, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे लिख लीजिए आप। हाँ, अभी आप चेक करिए कि इधर कितने हैं कितने हैं, ऐसे बराबर करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे O2 है 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर, मैग्नीशियम बराबर है। तो ऐसे चीजें आप करने पे फालतू मत जाइए। ठीक है, क्योंकि आपसे नियम नहीं पूछता है, आपको संतुलित करने के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं फिक्स है कि आपको 1 से 2 नंबर समीकरण को संतुलित करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको संतुलित करना सीखना है। वहां पे छोटे नहीं बड़े बड़े समीकरण मिलते हैं, समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े रिएक्शंस होती हैं वहां पे, छोटे मोटे नहीं होती है। तो आप इसके लिए यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी कि किस तरह से आप उनको संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, अगर मेरे हिसाब से जरा सोचना चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं भी बहुत सारी ट्रिक आपके लिए ला दूंगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे भाई आप पेंसिल का यूज कीजिए, सबसे अच्छी ट्रिक है। पेंसिल का यूज कैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्रिक पे मत भागिए। ठीक है, आप अपने माइंड पे जोर दीजिए, माइंड इसको जिंदा कीजिए, और इससे आपको, जिससे आपको एक, हम चलिए अब क्रिया लिखते हैं। आइए हम अभी एक लेते हैं रिएक्शन और समीकरण, उससे हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हमने बताया कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए। आप Fe प्लस H2O, इसका उत्पाद क्या होगा, Fe (3O4) प्लस H2, यही होगा। चेक करिए, तो यही होगा। ठीक है, आपको पता है। अभी दोस्तों अगर जैसे कि जब हम लोग मतलब हम 10th में पढ़ते थे, ठीक है, तो हम लोगों में दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ना, ये होती थी कि भाई अच्छा आपको तो पता है कि आयरन और H2O कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन मेरे भाई आप हमें ये तो बताओ यार, हम पहली बार देख रहे हैं और हम कैसे पता करें कि यही बनेगा। तो रे भाई आपको 10th में पता है क्या, आपको 10th में ये नहीं आएगा कि आपको ये दे देगा आप इसके प्रोड्यूस बताओ। आपको 10th के एग्जाम में ये कभी नहीं आता है, और ना ही ये 10th का सिलेबस है, ना ही आपको ये 10th में सिखाया जाएगा। आप यहाँ पे याद करके ही काम चलाइए। जिसे आपको कहीं कहीं पे एग्जाम्पल देने होते हैं तो एग्जाम्पल देने के लिए आपको याद करना पड़ता है, और जब आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और ठीक है, हम इसके लिए सीखेंगे, बेशक ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे नहीं, हम इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के नीचे आपको, आप जब बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप यकीन मानिए, पहले सबको यही लगता था, हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर बच्चे के लिए एक प्रॉब्लम होती है, तो आप उस पर मत जाइए। ठीक है, अभी आपको ये प्रोड्यूस नहीं पूछेगा कि ये कैसे बन गया भाई, ये बोला ये भाई मैंने ये दे दिया तेरे को, ये दे दिया, अब तो इसे संतुलित कर। अभी तुम यार भाग गए क्या कि बहुत सारे ट्रिक के चक्कर में, तो ट्रिक के चक्कर में ना, मतलब आप ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। आप दिमाग लगाओ, इस माइंड का यूज करो, इस जिंदे वाले माइंड का। हमने क्या बोला कि पहले आप देख लो यार, Fe इधर कितना है, 1 है, यहाँ पे 3 Fe है। पेंसिल का यूज करना, बहुत ज्यादा सॉलिड रहोगे। तुमने क्या करिए, 3 Fe है, लगा दो, चलो 3 लगा दो इसके आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। Fe तो बराबर हो गया। अब आओ तुम इस पे दो कितने H, 2 H है। तुम ऐसे घूमते घूमते आए, अरे मेरे भाई 2 H तो यहाँ पे भी है, चलो ठीक है। आओ O देख लेते हैं। अच्छा O कितने है, O केवल इधर यार 1 O है मेरे भाई, इधर कितने हैं, 4 O है। अरे यार तो कैसे हो गया भाई, यहाँ पे 4 लगा देना, 4 लगा दे, क्या चाहता है तेरा, लगा दे 4। अभी अब 4 O इधर भी है, 4 O इधर भी है। प्रॉब्लम क्या हुई, अभी H2 क्या हो गया, 8 H2 हो गया मेरे भाई। जब यहाँ पे 8 H2 हो गया, यहाँ पे 2 है तो 4 लगाना यार, क्यों शर्मा रहा है। तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया कि नहीं। तो ये बस दिस इज क्या बोलते हैं, संतुलित रिएक्शन, मतलब ये है आपका एक संतुलित समीकरण है। तो आपको प्रॉब्लम वाली में जाना नहीं है, आपको ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है।
हाँ, आप ट्रिक बोलेंगे तो हम जरूर आपके लिए बेशक ला देंगे। कहीं कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे ट्रिक नहीं, आपको माइंड हर जगह, आपका ट्रिक नहीं, हर जगह आपको ये माइंड ही ना, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। अभी और देखते हैं हम एक से, तो आपको नहीं, चलिए एक हाइड्रोजन लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, इसका क्या बनता है आपको पता होगा, जल H2O बनता है। ओके, फिर वही आते हैं, देखते हैं यार इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने भाई 2 हाइड्रोजन है यार, ऑक्सीजन 2, इधर कितने ऑक्सीजन है, एक ही। अरे यार अब क्या करूं मैं, ओ माय गॉड, भाई 2 ऑक्सीजन है, चल 2 लगा देना यार इसके आगे, क्या प्रॉब्लम करता है, 2 ऑक्सीजन हो गया, H कितने हो गए, 4H। दोस्तों ये क्या होता है, अगर ये जो निश्चित आता होता है इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, आप अगर ये चीजें याद रखिए, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो कितने H हो गए, 4H हो गए, ले मैं 2 इधर लगा दिया, क्या प्रॉब्लम है, हो गया 4H, हो गया ना। अभी आपको C+O2, इसका उत्पाद क्या बनता है, CO2। तो मेरे भाई ये देखो, यहाँ पे एक C 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये क्या है, इनका तो पहले से ही बराबर है, जितने परमाणु इधर है, जितने एटम इधर, उतने एटम इधर है, तो ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण पहले से है, तो इसको संतुलित नहीं करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से समीकरण को संतुलित करना। अगर आप ट्रिक की बात करते हो तो अपने कमेंट में अपने ओपिनियन लिखे, अपने विचार लिखे। आपको लगता है कि आपको ऐसे बहुत कम समझ में आ रही है, मतलब थोड़ी बहुत आपको ट्रिक की जरूरत है, तो हम आपको इसके करने का ट्रिक जरूर लाएंगे, ठीक है। आप उसके लिए बेशक चिंता मत करिए, आपको हम समीकरण को संतुलित करने के लिए ट्रिक लाएंगे, लेकिन आप ट्रिक से ज़्यादा माइंड पे चलिए, मेरा यही कहना है। और यही मैं बांध तक कहता रहूँगा कि ट्रिक पे मत भागिए, ट्रिक का कोई वो नहीं है। तो हमने संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया, मतलब उसके महत्व हम क्यों करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम सब लोगों ने रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, सब चीजें पढ़ा, नियम। अब इसके आगे हम चलते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पे अपक्रियाओं का। अच्छा दोस्तों, हमने अभी तक रासायनिक अपक्रियाएं आपको नहीं बताया ना, तो ये क्या था जो हमने आपको रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया ना, जस्ट वही चीज है रासायनिक अपक्रिया। हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अपक्रिया करते हैं, बाकी समीकरण तो आपने पढ़ ही लिया। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, जो हमने रासायनिक परिवर्तन बताया ना उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया जिसमें हम बोल सकते हैं कि मतलब रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। उनका जो मतलब पुराने वाले तत्व या जो ऐसे बोल सकते हो आपके रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, और जो उत्पाद होते हैं उनका गुण अभिकारक से गुण से भिन्न होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं, अपक्रियाओं के प्रकार की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली है, और हम लोगों ने एक चीजों का नहीं पढ़ा, तो अपक्रिया के प्रकार को चलने से पहले मुझसे मतलब पढ़ लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या है दोस्तों कि रासायनिक समीकरण में उनके भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना, उनके भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना। दोस्तों ये मतलब आपको हमेशा जरूरी नहीं होता है कि दर्शा जाए, लेकिन हाँ कभी कभी आपको होता है। अभी जब आप कहीं ऐसा हो भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना, आपको मैं एग्जांपल क्या बता सकता हूँ कि भाई कहीं ऐसा हो ना जो जल हो वो वाष्प के रूप में क्या कर रहा हो, भाग ले रहा हो क्रिया में, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, क्या आप H2O लगा के छोड़ दोगे? आदमी ठंडा पानी समझ सकते हैं, पानी। अगर आप यहाँ पे इसके जगह पे G का प्रयोग करते हैं, G होता है गैस का प्रतीक, अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे H2O क्या होगा, यहाँ पे H2O वाष्प के रूप में होगा। क्या होगा यहाँ पे H2O वाष्प के रूप में होगा। तो बस इसीलिए हम यूज करते हैं, इन सारी प्रॉब्लमों से बचने के लिए भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है, ठीक है। जिसे हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था Fe। अधिकतर दोस्तों जो हमारे एग्जाम्पल है ना वो आपको हम एनसीईआरटी बेस्ड भी देना चाह रहे थे, ताकि आप उन चीजों को देखें और इन एग्जाम्पलों से समझ पाए। अगर कहीं बाहर का एग्जाम्पल होगा तो आपको समझने में हो सकती है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आए। Fe प्लस H2O इक्वल Fe3O4 प्लस H2। अभी ये संतुलित नहीं है, हमने संतुलित किया था। क्या देखते हैं मेरे भाई, आप क्या देखते हैं, आप जरा ये सोचिए भाई, मैं आपको क्या बताने वाला था यहाँ पे, किनकी भौतिक अवस्थाओं। अगर यहाँ पे Fe आपको अगर हमें पता है आयरन है, अगर आपसे कोई पूछे यार मेरे को Fe तो नहीं पता, आखिर ऐसे कुछ भी परमाणु एटम आ जाए जिसको आपको ना पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ पे यस दिया जाए। अच्छा पहले प्रतीक देख लेते हैं। जो ठोस होता है दोस्तों, ठीक है, जो ठोस होते हैं इनके लिए सॉलिड, यस इनके इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और जो द्रव होते हैं,
द्रव को आप इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, इनके लिए एल यूज करते हैं। जो गैस होती हैं, गैस को आप इंग्लिश में GAS लिखते हैं, इसके लिए भाई जी का प्रयोग करते हैं। किसका? जी का प्रयोग। और एक होता है दोस्तों जलीय। जलीय, अच्छा जलीय केवल जल नहीं, जलीय मतलब किसी चीज में कुछ मिला हुआ है, जलीय आप देखो नाम से पता चल रहा है, जलीय, जिसे हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं। इसके लिए यूज करते हैं एक्वस, ठीक है। जलीय क्या होता है दोस्तों? इसमें मतलब एक कोई भी पदार्थ जो होता है वो जल में मिला होता है, कोई भी जो तत्व होता है उसमें जल ऐड होता है, तो हमारा क्या होता है? वो हमारा जलीय होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो वो जलीय होता है, उसमें कहीं ना कहीं OH आए रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये प्रतीक समझना चाहिए कि ठोस को S से, द्रव को L से, गैस को G से। हो सकता है दोस्तों वीडियो लंबा हो जाए तो आपको पढ़ना भी लंबा है, क्योंकि ये आप 9th और 8th सब 10th की साइंस पढ़ना है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो चीज़ों को लंबा और बेहतर ही पढ़ना होगा। आप 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट आराम से वीडियो पे दे सकते हो दोस्तों। अगर हम 1 घंटे 10 मिनट आपके लिए लगातार लेक्चर बना सकते हैं तो आप देख सकते हो, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी अब क्या है कि हम लोगों ने ये बात कर लिया, तो अब मैं भाई ये मैं अगर आपको आयरन ना पता होता तो आप कैसे जानते? अभी अगर मैंने यहाँ पे S का यूज किया तो आप S को देख के समझ गए आयरन तो सॉलिड ही है। अब यहाँ पे H2 क्या है? अगर H2 पे मैं कुछ ना लिखूँ तो आप इसे जल समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे G अगर लगा दूं तो यहाँ पे वाष्पीकरण के रूप में होगा, ये गैस होगा। और यहाँ पे अगर S है तो सॉलिड है, H है तो गैस, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा गैस होता है, ठीक है, ओके। तो ये होता है किसके? भौतिक अवस्थाओं को लिखना, कि भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना। इससे हमें क्या होता है? इससे हमें एक बेसिक मतलब एक सटीक बेसिक और जानकारी मिलती है कि वो मतलब किस अवस्था में है अपने। जैसे हमने हाइड्रोजन अपने गैस अवस्था में या पानी की अवस्था में है, सॉरी जल, इसके बारे में पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक्वस है उसमें मिला हुआ है, तो उसके लिए हम AQ का यूज करते हैं। आप हमेशा नहीं करते, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप करें ही, पर कभी कभी आपको करना पड़ता है। तो और आगे क्या होता है दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम कभी कभी इसके मतलब कि टेम्परेचर को भी डिनोट करते हैं, इसके ऊपर टेम्परेचर को भी लिखते हैं। और जैसे कि आपको एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया मिलेगी जो आपको बायो के जब पार्ट हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लिए आप कुछ चीजें जैसे कि आप जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमसे पता है आपको। ये H2 लेते हैं कहाँ से पता है आपको? जमीन से। इनके जड़ें होती हैं, जड़ों से सोखते हैं जल को, और जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं सब ये कहाँ से लेते हैं, मतलब पोषक तत्व तो बोल सकते हैं जिनसे इनका ये क्रिया होता है। तो इन ये सभी हम जब 6th चैप्टर बायो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण किया ये है, तो इसे आप यहाँ देख लीजिए। तो इनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? ये होता है कि पत्तों में क्लोरोफिल होता है, जहां यह क्रिया होता है, शायद दोस्तों मार्कर ना दिख रहा हो, ऐसा हम नहीं, वैसे तो दिख रहा होगा। तो ये क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसके अनिवार्य इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश का ये क्रिया नहीं करेगा। तो इन सारी चीजों को हमें लिखना होता है। अब इसका प्रोड्यूस का बनेगा, आपको पता है? इसका प्रोड्यूस बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस H2O और प्लस ऑक्सीजन। मैं इसे नहीं कर रहा हूं क्या? बैलेंस इक्वेशन। दिस इज नॉट बैलेंस इक्वेशन, तो आपको क्या करना है? आपको इसे करना है बैलेंस। हमने आपको बैलेंसिंग सिखा दिया है भाई, तो आप इसको बैलेंस करिए। आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 का यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन किधर कितने हो गए? 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन हो गए? 13 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। इधर कितने? 8 ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे 9। तो आप करिए भाई, आपको बहुत आसानी से करिए जा सकता है। अधिक तक आप क्या कोशिश करिए मेरे भाई, कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप क्या कर सकते हैं? अधिकता आपको करने के लिए जिधर मतलब उसके ज्यादा परमाणु नहीं, उधर काउंट करिए और इधर तरफ बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को करना चाहे ना, तो आप क्या देखते हैं? यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे यार 6 2 8, एक 9 ही ऑक्सीजन है। अच्छा, इधर कितने ऑक्सीजन है मेरे भाई? 6 दूनी 12, 1 13। तो ऐसे तो आप बराबर क्या कर पाएंगे? नहीं। अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी हाइड्रोजन को देख लेते हैं। आइए, क्या पता हम हाइड्रोजन से कर पाए। इधर कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 14 2 हाइड्रोजन अर्थात 14 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? केवल यार क्या है भाई, केवल तो मतलब 2 ही है। इधर कितने हैं? 6H12 H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो 2 ही है,
सॉरी यहाँ पे H12 H2 14 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम 7 का प्रयोग करें तो हमारा ये H तो बराबर हो गया, लेकिन O कितना हो रह गया, इधर तो 2 6 दूनी 12, इधर 7 12 7 19 ही होगा, और इधर कितने हैं, इधर मेरे भाई O6 और O2 6 2 8 9। तो अभी भी ये हम नहीं कर सकते, तो अब हम इसे क्या करना होगा, इसे हम एक ऐसी संख्या पे लेके चलना होगा जहां पे ये क्या हो जाए, जहां पे हमारा ऑक्सीजन हो जाए इक्वल। तो आइए अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको कहाँ पे ले जाया जा सकता है, ठीक है। आइए हम वहां पे चलने की कोशिश करते हैं, इसे हम वहां पे लेके चलने की कोशिश करते हैं। बस हो गया, अब ट्रिक के पीछे मत भागिए, अपने माइंड पे, माइंड मेरे भाई, मैंने क्या बोला, माइंड। ये क्या था, ये हमारा H2O था ना, यस ये हमारा H2O था, ये हमने कार्बन को बैलेंस कर लिया था। तो आइए हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। इधर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 13 ऑक्सीजन है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है 7 6 2 8 1 9। तो अगर आप क्या करें, इसको अगर हम कुछ इस तरह से बना दे जहां पे ये आता होगा, मतलब जहां पे हमारी ये जो 6 दूनी 12 और ये कितने 13 ऑक्सीजन है, तो कुछ ऐसा बनाए कि जहां पे दोनों मैच कर जाए। आइए हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 का यूज कर ले, समझिएगा, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 12 6 18। अब आइए हम क्या यहाँ पे 18 बना सकते हैं, मेरे भाई 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है। तो इसे क्या करते हैं, चलिए ये इसे हम क्या करते हैं, इसे अगर हम कुछ इस तरह से कर दें, हाँ 6O2, तो 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 दूनी 12 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। लेकिन अभी H का मैटर फंस जाएगा, H का मैटर अभी भी नहीं हुआ है। H किधर कितने हैं, 12 हैं, इधर कितने H है, 12 12 2 14। तो अभी भी H नहीं हुआ है क्या, बराबर। तो अब देख लो क्या कर सकते हैं, तो ठीक है 6 दूनी 12, तो इधर कितने है, 6 दूनी 12 H है ना, इधर तो 12 पहले से था, तो लगा दो, इधर भी 6 लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। अभी 6 दूनी 12 H, H 12 H 12 12 12 24 H हो गया, इधर पे लगा दो यार 12 12 H2, टोटल 24 H हो गया, ठीक है। अभी 24 H हो गया, और अभी हमारे ऑक्सीजन हम ट्राई कर लेते हैं एक बारी। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 12 24 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन, 6 दूना 8 ऑक्सीजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन 6 12 ऑक्सीजन, और इधर 6 दूनी 12 12 12 24 ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा दोस्तों, अभी आप कहेंगे यार भाई आपने तो इसमें कराने में 10 मिनट ले लिया, आप ये बोल सकते हो यार इससे 10 मिनट ले लिया, 15 मिनट ले लिया। मेरे भाई ये 10 मिनट 15 मिनट में इसलिए नहीं ले लिया, मैं चाहता मुझे याद था, मैं डायरेक्ट लिख देता आपके लिए, मुझे वैसे पता था इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन यार जब आप पहली बार किसी चीज को करते हो ना, आपको इसी तरह से सोचना पड़ता है। अगर आपको पहली बार सिखाना है तो ये पहली बार की तरह बताना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, अगर आपको पहली बार सिखाना है ना तो ये पहली बार की तरह बताना होगा। जिस तरह आप गलतियां करते हैं उसी तरह मुझे भी गलतियां करनी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसे ही तो सीखा जाता है। अगर मैं डायरेक्ट आपको एक बार में लिख के दिखा देता तो क्या आप समझ पाते हैं, नहीं, आप इस तरह से ही सीखते हैं। इसलिए मैं बोला पेंसिल का साथ ले सकते हैं। हाँ, इन जगह पे आप ट्रिकों का भी यूजेस कर सकते हैं, जो आपको कोशिश करेंगे आपको अगले वीडियो में आपको ट्रिक जरूर लाएं। ये मतलब पहले इनका 5 लेक्चर खत्म होने के बाद ट्रिक का अलग से आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो यही है कि आपको मतलब जो आप किसी चीज़ को पहली बार सीखते हैं तो गिरते गिरते सीखते हैं ना, तो इसी तरह हम आपको उस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम बात किसका कर रहे थे, भौतिक अवस्थाओं को लिखना का। तो ये हमारा भौतिक अवस्थाएं लिखा गया। एक है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे आप क्रिया कराओ जल से, क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा, CH3OH। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एक निश्चित है दोस्तों कि 340 एटम, यहाँ पे जो दाब होना चाहिए ना, ये एटम ये इतना ही होना चाहिए, ये फिक्स होता है। इस पे ये इसी पे होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये H2 है। अगर देखिएगा ये संतुलित नहीं है तो अपने से संतुलित कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ये संतुलित करना आपको सिखा दिया है, ठीक है। ओके, अब आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा आगे होगा उसे हम देखेंगे दोस्तों। अब हम पहुँचते हैं कहाँ पे, अपनी इस जर्नी को लेके हम पहुँचते हैं अब क्रियाओं के प्रकार पे। तो क्या बोलते हैं, एक आध दो डिस्कस आज कर लें या फिर कल करें डिस्कस। आप लाइव नहीं है, ठीक है, मत बोलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी 1 घंटा कर ही लेते हैं। आई थिंक कि 50 मिनट तक वीडियो हो गया है,
तो चलिए 10 मिनट करते हैं, 1 घंटा कर लेते हैं। आप 1 घंटा वीडियो को जाहिर सी बात अच्छे से वाच के आपको पढ़ना है और हमें भी आपको ही के लिए कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप करेंगे जरूर। आइए एक अब क्रियाओं के प्रकार में थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये साइंस है, अगर मैं आपको चाहूँ ना तो 1 घंटा में मेरे भाई पूरा चैप्टर का वीडियो बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपको सरल लगे लेकिन आपको जिंदगी के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं कि जो बहुत जल्दी समझ जाते हो बहुत जल्दी आप भूल जाते हो, तो आपको जिंदगी के लिए बेहतर नहीं होगा, कि मतलब जिंदगी के लिए आपको एग्जाम के लिए ही नहीं बेहतर होगा। समझ रहे हैं आप, 1 घंटा में एक चैप्टर देखते हैं, आपको लगता है समझ में नहीं यार 1 घंटा में चैप्टर नहीं बना सकता, कितने पेज है, आप 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते तो आप 1 घंटा में दूसरों को पढ़ा कहाँ सकते हैं, जरा ये सोचो। खुद पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते यार, जितनी एक्चुअली बहुत सारी बातें ना करें हम। आइए रासायनिक क्रियाओं के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको पहला प्रकार है ना वो पढ़ना है आपको संयोजन क्रिया। दोस्तों अधिकतर आप नाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, जो भी नाम होगा ना, हमने आपको बताया किस तरह से जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में, कि नाम पे आप जरूर फोकस करिएगा मेरे भाई। संयोजन, संयोजन आपको क्या समझ में आ रहा है, सन और योजन समझ में आ रहा है ना, कि योग, योग, संयोजन, सन मतलब उन दोनों का योग है, संयोजन मतलब जुड़ना, उसका मतलब ही क्या होता है, संयोग होना। संयोजन से मतलब कहाँ, संयोग होना। संयोग क्या होगा, कोई 2 चीज होंगे उन्हीं का तो संयोग होगा मेरे भाई। 1 + 1 = 2, इसका संयोग होगा, ये जोड़ होगा, तो कहीं ना कहीं उसका भी मतलब संयोजन का मतलब यही तो निकल रहा है ना। अगर ध्यान से देखोगे संयोजन अपक्रिया का, तो भाई इसमें क्या होता है संयोजन अपक्रिया का, अगर पहले एग्जाम्पल पहले आप परिभाषा नोट करिए चलिए, कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब वो पदार्थ में क्या हो सकते हैं, तत्व, 1 सेकेंड ये मार्कर शायद नहीं चल रहा है, डेड हो गया है, तो पदार्थ में तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, तो तत्व भी हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो लिखेगा कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब यहाँ पे तत्व और यौगिक एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वो तत्व यौगिक हो सकते हैं, उससे ब्रैकेट में लिखिए। सुनिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। 2 मिले और बनाया किसका, एकल, अर्थात यहाँ पे 2 + 2 हम लिख दें, समझिएगा 2 + 2 लिख दें। सॉरी यार मार्कर में शायद स्याही की प्रॉब्लम आ गई होगी, चलिए भी लेक्चर खत्म होने वाला, तो 2 + 2 लिख दें = 4 लिखे, तो यहाँ पे 2 मिलके एक का निर्माण कर रहे हैं, ये हो गई हमारी संयोजन क्रिया। ये है नहीं आपको, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अभी है क्या वो हम बात करते हैं। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, या ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे संयोजन अपक्रिया करते हैं। सबसे सटीक ये आपका डिफिनेशन है, एग्जाम में भी आते हैं। हाँ तो मतलब अब क्रिया उत्पाद पढ़ ले तो क्रिया उत्पाद ही यूज करिए। अब आइए देखते हैं क्या होता है इसके एग्जाम्पल में। C+O2 = CO2, H2 + O2 = H2O। भले ही संतुलित ना हो तो आप संतुलित करिएगा, 2H2 संतुलित हो गया, ये संतुलित है, ठीक है, बैलेंस है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, संयोजन अपक्रिया क्या। कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, कोई चीजें आग जब पाती है तो वो हमेशा जलती है, ठीक है, आग सॉरी मतलब जब कोई वायु पाती, आग जब वायु पाती है तो जलती है, वहां पे बढ़ता है। इसको हम आपको मतलब समझाने की कोशिश करें किस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। वो जलती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये बुझा हुआ नहीं, अर्थात ये जल रहा होगा, समझिएगा, आपको समझाने के लिए है। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें लाके डाल देते हैं पानी, क्या मेरे भाई, पानी, बनेगा क्या, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा, यहाँ पे इस कैल्शियम में आ गया है पानी, अर्थात ये हो गया बुझा हुआ चूना। आपको समझ में आया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना कैसे, ऑक्सीजन मतलब जब वहाँ ऑक्सीजन जहाँ पाते हैं वहाँ आग जलने में सहायक होता है, तो यहाँ पे आग जल रहा होगा, यहाँ पे आया H, अर्थात यहाँ पे पानी, जब H आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा बुझा हुआ चूना। समझ में आया। तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O मिलके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और
इसमें प्लस उष्मा भी निकलती है, तो प्लस उष्मा, उष्मा कोई प्रोडक्ट नहीं होता है तो प्रोडक्ट में ऐसे बोलें कि प्रोडक्ट है, लेकिन वो कोई ये नहीं होता है ना, ये मैटर नहीं होता है, उष्मा उष्मा ही आपको पता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं संयोजन अपक्रिया। ठीक है, तो आई आपको संयोजन अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब संयोजन अपक्रिया से एक अपक्रिया हम और कंप्लीट कर लेते हैं, ये उष्मा निकला। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्पन्न होता है, जिसमें उष्मा का निर्माण होता है, उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। इसे भी यहीं पे आप लिख लीजिए, हाँ लिखिए लिखिए, वेट मत करिए, वैसे भी क्लास लंबी हो गई है। उष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक है, क्या है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रोडक्ट उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्पन्न होता है या उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का निर्माण होता है उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड वाली, ये क्या थी, ये उष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण था, इसे लिख लीजिएगा। एक उदाहरण आपको हम और देते हैं, ये मीथेन है, मीथेन ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, आप पढ़िए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस उष्मा यहाँ भी निकलेगी, तो ये भी क्या है, ये भी उष्माक्षेपी अपक्रिया है। समझ रहे हैं आप, ये भी उष्माक्षेपी अपक्रिया ही है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस उष्मा, तो आपको उष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के अपकारक के उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण हो, उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो आई होप दोस्तों आपकी ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपको 1 घंटे आपको पूरे वसूल हुए होंगे, पूरे प्रॉफिट में ही होंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी। और यार अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दो कर ही दो, अभी तक अगर नहीं किया तो लास्ट में ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे क्लास पहले फिर बाद में ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी तक आप चैनल, इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, आपको पढ़ना है तो हमारे आने वाले हर वीडियो को आपको देखना होगा, तो हमारे आने वाले हर वीडियो जब भी आएगी उसका नोटिफिकेशन पहले का सबसे पहले आपके पास। आपको क्या करना है, उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल भी करना होगा प्रेस, तो उसे कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों जरूर से कीजिएगा, चाहे वो आपके कोचिंग के दोस्त हो, वो स्कूल के दोस्त हो, उन्हें भी पता चलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है, उन्हें भी अपने साथ जोड़िएगा। हम लोग का ये परिवार स्टडी फोरम उन्हें भी जोड़ लेगा, इससे उनका भी प्रॉफिट होगा, आपका भी प्रॉफिट होगा दोस्तों, सबका प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, आई होप कि आपकी ये लेक्चर समझ में, अगर आप अभी तक सोशल का लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा। सोशल का लेक्चर मैं स्वयं अटेंड करता हूँ और हिंदी का मैं भी अटेंड करूँगा, वो भी वीडियो आपको कल से आने लगेगी। अभी बाई चांस दोस्तों भाई एग्जाम्स हमारे भी चल रहे थे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये है कि आपको हमारी पूरी तरफ से आपका 10th की तैयारी कराया जाएगी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके लिए मुझे जैसा भी करना होगा मैं करूँगा, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो अभी हम क्या ही करना है यार, कर दो सब्सक्राइब, और तब उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और इसके बाद इसके 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, उसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर एक लेक्चर में सारे क्वेश्चंस, और एक आध लेक्चर हो सकता है जहाँ पे चैप्टर 1 से आए हुए जितने भी पहले सारे क्वेश्चन है एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उनको डिस्कस कर लें। इसी के साथ हमारे लगातार बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तेरा भी कटेगा, तू भी पढ़ेगा। ठीक है, नहीं सीरियस मत लीजिएगा, पढ़िएगा। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं।